बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। हाजिर हुए हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिखरी मेरी ज़ात जल्द मुकम्मल हो जाएगा और आतिश आलम की किस्त हर हफ्ते और इतवार को अपलोड की जाएगी। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिशी आलम अस कलम सहर अली कुरैशी, छठी किस्त। असमारा कहाँ गई है? जुनैद घर जल्दी आ चुके थे और जब उन्हें असमारा कहीं भी इधर उधर काम करती नजर न आई तो ऊंची आवाज़ में धाड़ने के से अंदाज में शहर में खड़े बोलने लगे। शोहर की सख्त आवाज़ पर निधत भी किचन में खाना बनाती घबरा कर बाहर आ गई। असमारा कहाँ गई है? निधत को देखकर उन्होंने फौरन अपना सवाल दोहराया। वो नैना की तरफ गई है। आज वो कॉलेज नहीं गई तो बस इसीलिए उससे आज काम के बारे में, और तुमने उसे जाने दिया? कैसे, किसकी इजाज़त से गई है वो? निधत की बात दरमियान में ही टोककर वो तेजी से उनकी तरफ लपके और निधत को बाजू से पकड़कर सख्त लहजे में बोले, किसकी इजाज़त से जाने दिया तुमने उसे? निधत जो खामोश बनी बिना जवाब दिए नम आंखों से उन्हें देख रही थी। जुनैद ने एक बार फिर दांत पीसकर पूछा, मेरी इजाज़त से गई है। फिर अचानक उकब से आती अपनी वालिदा की आवाज़ पर वो पलटे। देखा तो मोहित उनकी व्हील चेयर धकेलता हुआ उन्हें बाहर ला रहा था और वो नहायत गुस्से से उन्हें देख रही थी। अम्मी आपने? जुनैद ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, मेरी इजाज़त से गई है वो। उसे नैना से कुछ नोट्स चाहिए थे और इम्तहान होने वाले हैं, उसके लिए जाना ज़रूरी था। बस मैंने भेज दिया उसे। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ बवाल खड़ा मत करो और खामोशी से अपने कमरे में चले जाओ, दादी ने सख्त लहजे में कहा और रुख मोड़ लिया। देख लीजिएगा, इतना लाड प्यार कहीं एक दिन आपको महंगा ना पड़ जाए अम्मी जान, जुनैद ने सख्त नफरत भरे लहजे में कहा। मुझे मेरे नूर की बेटी पर पूरा यकीन है। इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत कम से कम तुझे तो नहीं है जुनैद मोहम्मद। तुम तो उसे अपनी बेटी होने का दर्जा तक नहीं देते, तो किस फिक्र के बलबूते पर तुम इतना उछल रहे हो? उन्होंने लम्हे में जुनैद को आईना दिखा दिया। दूसरी तरफ जुनैद ने उनकी किसी बात पर गौर न किया था, माँ सिवाय नूर के जिक्र के, जिस वजह से उनका रोम रोम जल उठा था और आंखें हद दर्जे तक सुर्ख हो गई थी। ये नाम उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ता था? जिस नाम को वो सुनना नहीं चाहता था उसके जिक्र पर वो आग बबूला हो गए थे। मुठ्ठियाँ भेजते वो उन्हें बेतासुर नज़रों से देखते रह गए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे घर में उस नूर का नाम मत लिया करें। अचानक वो धाड़ उठे थे। निधत के हाथ में पकड़ी कफगीर खौफ से छूटकर ज़मीन बोस हो गई थी और उनकी धाड़ पर उन्होंने आंखें मीच ली थी। क्यों ना लूँ मैं नाम अपने बेटे का? बेटा है वो मेरा, नूर है, और तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? दादी ने पैर से जूता उतारकर जुनैद की तरफ उछाला जो जुनैद के कंधे पर लगा था। हा 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 हा। जहां अमरहा का कहका बुलंद हुआ था वहीं निधत ने दोनों हाथ अपने होंठों पर रख लिए थे अपनी हैरानगी छुपाने के लिए। ये घर जितना तेरा है उतना मेरे नूर का भी है। तू अकेला मालिक नहीं है इस घर का, समझ गया तू? आइंदा अगर ऐसी बात की तो घर से निकाल दूंगी तुम्हें। मोहित खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। माँ के हाथों बच्चों के सामने हो रही इस इज्जत अफजाई पर जुनैद शर्मिंदा से हो गए और सारा गुस्सा माँ के गुस्से के आगे पल में ज़ायल हुआ था। अब आगे अपनी चोंच बंद करके तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा, वरना दूसरा जूता भी अभी तुझ तक पहुंच जाएगा। वो जो मजीद कुछ कहने के लिए लब वाह कर रहे थे, वालिदा के अगले जुमले पर मजीद शर्मिंदा हो गए। फिर कुछ देर खामोश होकर बेतासुर नज़रों से उन्हें देखते रहे, फिर लंबे लंबे ढक भरते अपने कमरे में चले गए। निधत भी वापस किचन में चली गई। उनके साथ ही अमरहा भी नीचे गिरी कफकीर उठाकर माँ का हाथ बटाने को उनके पीछे ही किचन में चली गई। सफ़ेद चादर ओढ़े, स्याह लोन का फ्रॉक पहने वो इस बड़े से महलनुमा घर के सामने खड़ी थी जिसके अंदर वो रहता था। ये घर हदीद अहमद खान का था, जहाँ उनकी बीवी सुमैरा बेगम, उनकी बेटी नैना और बेटा जहान हदीद रहते थे। वो यहाँ नैना से मिलने आई थी। उनकी साइकोलॉजी की प्रोफेसर बहुत बड़ी साइको थी और आज चूंकि वो छुट्टी पर थी तो उसी के लेक्चर के हवाले से वो नैना से काम दरियाफ्त करने आई थी। पहले वो कभी यहाँ नहीं आई थी। वजह जहान हदीद का खौफ और इज्तनाब था जो वो उससे बरतती थी। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए उसे महज 6 माह हुए थे और असमारा नूर की ज़िंदगी के ये 6 माह उससे उसका चैन करार और दिल लूट के ले गए थे। पहली नज़र का प्यार किसे कहते हैं वो सुना करती थी और हमेशा अपने नावल्स में पढ़ा और ड्रामों में देखा करती थी, मगर उसे खुद भी पहली नज़र का प्यार हो जाएगा ऐसा उसने तसव्वुर भी नहीं किया था।
वो बहुत ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़कियों में से थी, जिनकी ज़िंदगी हकीकत से कदरे हटकर फैंटेसी लैंड्स में सफ़र करती है। बाप की कमी, माँ की कम मोहब्बत और चचा, सौतेले बाप और बहन की नफ़रतों में पली भरी असमारा नूर अपने आगे की ज़िंदगी शहज़ादियों के जैसे गुजारना चाहती थी। वो चचा जिससे वो चाहती थी कि उसे बाप सा प्यार मिले, मगर मिला भी तो क्या, नफ़रत और ठोकरें। अपनी नाकाम मोहब्बत की वजह से वो उसके बाबा को समझता था, और जिस औरत से वो मोहब्बत करता था उसे पा लेने के बावजूद भी उसकी नफ़रत में ज़रा बराबर भी कमी ना आई थी। असमारा जब छोटी थी तो उसे बाबा कहती तो वो उसे थप्पड़ जड़ देता कि खबरदार उसे बाप कहा तो वो उसका बाप नहीं है, चचा कहने का हक दे रहा है तो उसे ही वो जुनैद मोहम्मद का एहसान समझे। इन तमाम तलखियों और महरूमियों के साथ जीते एक दिन उसकी ज़िंदगी में जहान हदीद ने नामहसूस अंदाज में कदम रखे थे, और ये कदमों के निशान उसकी रूह तक गड़ चुके थे, जिनकी छाप वो चाहकर भी अपनी रूह से मिटा न सकती थी। उसे लगता था वो उसके ख्वाबों का शहजादा है जो एक दिन उसे अपनी जादुई दुनिया में हमेशा के लिए सबसे चुरा के ले जाएगा और उसकी तमाम तकालीफ़ों को खुशियों में तब्दील कर देगा। वो उसकी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुकी थी कि अब राह फरार मौत की सूरत में ही मुमकिन था, मगर साथ ही साथ जहान हदीद दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसे वो सबसे ज़्यादा डरती थी। उसके सामने रहना, उसके आसपास रहना उसके लिए सुहाने रूह था, और वजह उसकी वो स्याह ज़ेर कर देने वाली आंखें थीं। उसकी स्याह आंखें उसे तारीकियों की गहराइयों सा एहसास दिलाती थीं, वो तारीकियाँ जिनमें अक्सर बचपन में उसे जुनैद मोहम्मद बंद कर दिया करते थे। उसे लगता था दुनिया में सबसे ज़्यादा स्याह सिर्फ उसकी आंखें हैं, बाकी सब कुछ उससे कम स्याह है। एक तरफ वो सोचती वो पूरी ज़िंदगी अपने इस ख्वाबों के शहज़ादे के साथ गुजारना चाहती है, और दूसरी तरफ उसकी एक पल की गुर्बत उसकी रूह को झंझोड़ के ले जाती थी। अपनी इस अजीब सी कैफियत पर वो खुद ही जी भर के मलामत करती थी, मगर साथ ही साथ ये डर भी उसे अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा था कि कहीं उसका प्यार एक तरफा ही ना रह जाए, कहीं वो उसे मिलने से पहले ही ना छिन जाए। ये डर उसके मन में अपने पंजे मजबूती से गाड़ता चला जा रहा था कि अगर उसने उसे ठुकरा दिया तो, अगर उसने उसे प्यार की जगह नफ़रत की तो, जब उसे पता चलेगा कि पिछले 6 महीनों से जो उसे तंग कर रही है वो और कोई नहीं उसकी बहन की दोस्त है, तो वो क्या रद्द अमल देगा? क्या वो उसे अपनी स्याह आंखों से जलाकर राख कर देगा, या उसके टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा देगा, या चील कौवों को खिला देगा, या बकौल जहान हदीद के उसके हाथ तोड़ देगा? असमारा ने फ़ौरन अपने नर्म हाथों को उल्टा सीधा करके देखा कि मुबादा कहीं वो सच में टूट तो नहीं गए। एक बार तुम मिल जाओ मुझे लिटिल गर्ल, सबसे पहले तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगा। फिर जहान का कहा गया अगला जुमला याद आया तो अस्मारा का हल्क खुश्क होके रह गया और प्यास की शिद्दत सताने लगी। बच्चे, आपने यहीं खड़े रहना है, क्या अंदर नहीं जाना? खान मेंशन के बाहर खड़े स्याह वर्दी में मलबूस गार्ड ने कहा। उन्होंने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा जो कह रही थी कि वो नैना की दोस्त है, और गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाज़त तो दे दी थी, मगर वो कब से यहाँ खड़ी बाहर लगी अहमद खान मेंशन के नाम की लगी तख्ती को पढ़ती न जाने किन सोचों में गुम थी। गार्ड की आवाज़ पर उसका सख्ता टूटा। सोचों में गुम खड़ी असमारा ने इससे पहले आवाज़ के तवाक़ुब में देखा, फिर फ़ौरन शर्मिंदा हो गई कि वो कब से यहीं बाहर खड़ी है। फिर असमारा तेज़ी से गेट खोलती अंदर चली गई कि कहीं वो उसे मशकूक ही ना समझ ले। पीछे वॉचमैन गेट बंद करता वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नैना हमेशा उसकी मिन्नतें करती थी कि वो उसके घर आए जैसे सहर आती है, मगर हमेशा वो बहाना बनाकर टाल देती। कई बार नैना ने अपनी बर्थडे पार्टी पर भी इनवाइट किया, मगर वो कभी नहीं गई, उसे भीड़ से खौफ आता था। मगर आज आना उसकी मजबूरी थी। मिड टर्म होने वाले थे और आज साइकोलॉजी का लेक्चर वो मिस कर चुकी थी, इसलिए मजबूरन उसे आना पड़ा। अंदर दाखिल होते वो चंद कदम चलती विला के अंदर दाखिल हो गई। परेशानी से चादर को ज़ोर से थामे वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रख गई। इर्द गिर्द देखा तो चंद मुलाजिम अपना काम कर रहे थे, जिनमें 2 औरतें थीं और एक 40 साला बावर्ची। उस आदमी ने एप्रन पहन रखा था जिससे वो ये नतीजा उखज़ कर सकी कि वो बावर्ची है। वो उन लोगों को पुकार कर उनसे नैना के बारे में दरियाफ्त करना चाहती थी, मगर कुछ कहते कहते रुक गई। उसे लगा उसकी आवाज़ हलक में ही कहीं दब के रह गई है। तुमसे ज़्यादा डरपोक और दब्बू लड़की और कोई नहीं है अस्मारा। सहर बिल्कुल ठीक कहती है, तुम पर तो सोबत का असर नहीं होता। वो ज़ेरे लब गुस्से से बड़बड़ाई, जिससे चेहरा खून छलकाने लगा था। अस्मारा,
अपने नाम की पुकार पर वो तेज़ी से पलटी, देखा तो सामने ही नैना की वालदा ऑफ वाइट साड़ी पहने खड़ी थी। शोल्डर कट स्याह बाल जिनमें चंद सफ़ेद बाल थे और उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। आज तक उसने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा था, मगर आज हकीकत में अपने सामने देखा तो उसके दिल ने कहा कि वो सामने देखने पर और भी ज़्यादा हसीन लगती हैं। वो अस्मारा को पहचान गई थी, ये जानकर उसे थोड़ा ताज्जुब हुआ। वो तो पहली बार मिल रहे थे, अब मुझे कैसे पहचानती हैं? अस्मारा ने बेवक्त बेतुका सा सवाल पूछ लिया, जिस पर मिसेस हदीद भरपूर मुस्कुराई। अरे बच्चे, सारा दिन हमारे घर में तुम्हारा और शहर का ही जिक्र होता रहता है। वो तो आती जाती रहती है और तुम्हें देखकर ही मैं पहचान गई थी कि तुम ही मासूम सी अस्मारा हो। वेलकम बेटे। फिर वो कदम कदम चलती उसके करीब आई और अपनाइयत से कहते बिला झिझक उसे गले लगा गई, जबकि अस्मारा महज नींद मुस्कुराई। आओ ना। उसकी पुश्त पर हाथ रखती वो उसे साथ लिए चलती हुई लाउंज में रखे सोफ़ों की तरफ बढ़ी। कैसी हो बेटे? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा। सोफे पर बैठे मिसेस हदीद ने खुशगवार हैरत लिए मुस्कुराकर पूछा, जबकि अस्मारा महज सर झुकाए रही। उसके इस इज्तनाब पर मिसेस हदीद मज़ीद गहराई से मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? अस्मारा ने मासूमियत से पूछा। सर हनोज झुका हुआ था। मैं बिल्कुल फिट, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे सामने हूँ, उन्होंने सोफे से टेक लगाए जवाब दिया। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, तुमसे चाय पानी का तो पूछा ही नहीं, क्या लोगी बेटा? जाहिदा। अचानक टेक छोड़कर उन्होंने खुद पर तासुफ करते फ़ौरन एक मुलाजिमा को आवाज़ लगाई, जो अगले ही मिनट में हाजिर भी हो गई थी। जी बेगम साहिबा, तुम यकीनन चाय ही पियोगी, है ना? उन्होंने गहराई से मुस्कुराते पूछा, क्योंकि तुम तीनों सहेलियाँ चाय की दीवानी हो। अस्मारा ने कभी नहीं सोचा था कि नैना की वालिदा इतनी हंसमुख होंगी और उनके बारे में इतना जानती हैं। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस नैना से मिलने आई हूँ, उसने इल्तिजाया कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं, तुम पहली बार आई हो, मेरी तो अभी खुशी भी पूरी नहीं हुई। शहर तो आती जाती रहती है, मगर तुम्हारा दीदार आज पहली बार नसीब हुआ है, उन्होंने रश्क से कहा, जैसे अस्मारा उनके दिल को बहुत लुभा गई थी। चलो तुम ऐसा करो, नैना के कमरे में ही चली जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। जाहिदा तुम्हें उसका कमरा दिखा देती है, इसी बहाने वो नशैन उठ जाएगी। जब से कॉलेज से आई है गधे घोड़े बेचकर सो रही है। मिसेस हदीद नाराज़गी से कहती सोफे से उठी और उनके साथ ही अस्मारा भी। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी, आप मुझे रास्ता बता दें, इन्हें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अस्मारा ने झिझक के कहा। ठीक है, ऊपर लेफ़्ट साइड कॉरिडोर पर तीसरा कमरा है, नीम मुस्कुराकर कहते वो जाहिदा के साथ किचन में चली गई। शायद वो उसके लिए खाना तैयार करवाने गई थी। अस्मारा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती लेफ़्ट साइड कॉरिडोर की तरफ मुड़ी। वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर सच शुक्र वो हिटलर घर पे नहीं था। ऐसा सोचती वो तेज़ी से कॉरिडोर क्रॉस कर रही थी, जब दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़बरदस्त किस्म का उसका तसादुम एक सख्त वजूद से हो गया। या अल्लाह, वो कुड़ाती हुई ज़ेरे लब बोलती ज़मीन बोस हुई और बुरी तरह कमर के बल नीचे जा गिरी। जी सर, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, सारी रिपोर्ट मैं तैयार कर। फ़ोन कान के साथ लगाए वो तेज़ी से अपने मुंह ध्यान कमरे से निकल रहा था, जब किसी नर्म वजूद से बुरी तरह टकरा गया। उसके बाकी के अल्फाज हलक में ही रह गए थे और फ़ोन भी नीचे गिर चुका था। और तो और सोने पर सुहागा उसके अपने ही पैर के नीचे आ गया था और उसकी तकरीबन स्क्रीन जहान के भारी बोर्ड के नीचे आकर टूट गई थी। ओह शिट, उसने गुस्से से कहते फ़ोन को और फिर नीचे गिरी इस लड़की को देखा। जहान को देखकर वो जो पागल हुई थी और बौखला गई थी, उसको गुस्से में देखकर तो मज़ीद जान हवा हुई और अपना दर्द भूल सा गया। वो तो ये समझ के आई थी कि वो घर ना होगा, मगर कहाँ से नमूदार हो गया वो। तुम से आंखें शहद रंग भीगी आंखों से टकराई तो जहान हैरान रह गया। वो बुरी तरह गिरी थी, इस बात का अंदाज़ा जहान हदीद को काफ़ी देर से हुआ था, और वो भी महज उसकी तकलीफ ज़दा आंखें देखकर। प्रोफेसर, वो खौफ से ज़ेरे लब बड़बड़ाई। जहान गहरी सांस लेता झटके से कोहनी से थामता अस्मारा को खड़ा कर गया। तुम ठीक हो? सर्द संजीदा लहजे में उसने पूछा कि वो बेचारी चाहकर भी ना बता पाई कि वो तकरीबन उसकी कमर तोड़ चुका है। जी जी, वो सरगोशी नुमा बोली। देख के नहीं चल सकती क्या तुम? हमेशा टकराती रहती हो, ये आंखें इस्तेमाल करने के लिए हैं, इन्हें बंद करके चलती हो क्या? उसके अगले सख्त सवाल पर अस्मारा खौफजदा सी लर्जने लगी और आंखें जोर से मीच रखी थी उसने चेहरा खून छलकाने लगा था और ये मंजर जहान हदीद के लिए बेहद अजीब सा था, अजीब सी कैफियत भरा।
अगले ही पल जब उसकी आंखों से आंसू सुर्ख रुखसारों पर बहे तो जहान को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अपने फ़ोन के टूट जाने का और कर्नल साहब से राब्ता मुनक़ता होने का तमाम गुस्सा उस पर उंडेल चुका है। गलती सिर्फ असमारा ही की तो नहीं थी, वो भी तो अंधाधुंध बाहर आ रहा था, उसे देखकर चलना चाहिए था। जहान ने जब्त से आंखें बंद करके खोली। आई एम सॉरी प्रोफेसर। इससे पहले वो कुछ कहता वो मासूम लड़की कांपती आवाज़ में उससे माफ़ी मांग गई, जिससे जहान को मज़ीद अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। फिर देखा असमारा ने उसे झुकते अपने पैरों की तरफ तो वो फ़ौरन 2 कदम पीछे हो गई। वो अपना फ़ोन उठा रहा था जो बुरी तरह टूट गया था। असमारा, वो जैसे ही फ़ोन उठाकर सीधा हुआ नैना की आवाज़ उकब से आई। तुम यहाँ? बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़, नैना जोश से बोली। जहान ने एक बार पलट के नैना को देखा और फिर वापस इस लड़की को, और फिर साइड में होकर असमारा को गुजरने का रास्ता दिया। असमारा गोली किसी स्पीड से उसके पास से गुजरी। अपने आंसू वो नैना को देखकर फ़ौरन साफ कर गई थी, जो जहान के सामने होने से नैना नहीं देख पाई थी, मगर जहान से मख्फी न रहे थे। अपनी दोस्त को बाम लगाकर पेन किलर दे देना, इसे बुरी तरह चोट आई है। जहान सरसरी सा असमारा को देखकर कहता लंबे लंबे डग पड़ता सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि असमारा को लगा वो शर्मिंदगी से यहीं बेहोश होकर गिर जाएगी। वो इतनी बारीक बीनी से अंदाज़ा कैसे लगा गया कि उसे गहरी चोट लगी है, वो भी कमर पे। सुर्ख चेहरा लिए वो नज़रें झुका गई, जबकि नैना मामला ही समझने से कासिर थी। ये भाई क्या कह रहे थे? आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? नैना ने तशवीश से पूछा। चलो अंदर चल के बात करते हैं। फिर वो असमारा को पुश्त से थामती अंदर अपने कमरे में ले गई। आई असमारा, तुम यहाँ आई हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अंदर जाते ही वो ज़ोर से असमारा से लिपट गई। वो फ़ौरन दर्द से सिसक उठी। नैना अलग हुई और फ़ौरन फिक्रमंदी से उसे देखा। क्या हुआ है तुम्हें? भाई भी कह रहे थे कि तुम्हें चोट लगी है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, असमारा ने ज़ब्त करते जवाब दिया। बताओ ना असमारा, इस तरह मत किया करो यार। नैना उदास हुई। मुझे आज के लेक्चर के बारे में बताओ, मैं इसीलिए आई हूँ। उसकी बात पर नैना ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है आज सहर भी जल्दी चली गई थी और तुम भी नहीं आई। वक्त इतनी मुश्किल से कटा, क्या बताऊँ, नैना ने उदासी से कहा और अपना कॉलेज बैग लेने चली गई। कुछ ही देर बाद मुलाजमा चाय और चंद लवाजमात लिए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, असमारा ने शर्मिंदगी से कहा। अरे ऐसे कैसे? नैना ने उसे घुड़का और एक स्नैक उठाकर मुंह में डाल लिया। खाना भी लगा दें, मैं असमारा के साथ खाना खाऊंगी, नैना ने जाहिदा से कहा। मैं खाना नहीं खाऊंगी, असमारा ने फ़ौरन इनकार किया, जिस पर नैना महज उसे देख के रह गई। मुलाजमा वापस चली गई, जबकि नैना उसे आज का लेक्चर समझाने लगी। साथ ही साथ वो दोनों चाय भी पीने लगी। हाथ बिन राफी आलम विला के बीचों बीच अपनी बड़ी सी सरबराही कुर्सी पर बैठा सामने राहदारी की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। इस वक्त वहाँ हाथ के अलावा कोई जी रूह मौजूद न था। पूरा विला स्याही यानी अंधेरे में डूबा हुआ था। हाथ के हाथ पे एक छोटा सा बटन था, जिसे वो कभी ऑन करता कभी ऑफ। इस तरह पूरा विला कभी रोशन हो जाता, कभी वापस अंधेरे में डूब जाता। स्याह राख कर देने वाली आंखें सामने राहदारी पर यक टुक टिकी थीं। फिर उसने सुनी बाहर से आती मरे मरे कदमों की चाप। इस चाप के सुनते ही हाथ के लबों पर एक पल में तबस्सुम बिखरा, जैसे उसका शिकार उसकी कुछाड़ में आ मौजूद हुआ हो। बिन्यामीन कदम कदम चलता हुआ विला में दाखिल हुआ। चेहरा हर एहसास से आरी था, मगर आंखों में एक दर्द सा रकम था, किसी अपने जान से प्यारे से दूर हो जाने का दर्द। उसके साथ ही हाथ के 2 अहम आदमी भी अंदर दाखिल हुए, जिन्हें कहा तो बिन्यामीन को कुत्ते की तरह यहाँ लाने का था, मगर वो बिन्यामीन को छूने की भी जुर्रत ना रख सके, क्योंकि वो बिन्यामीन यूसुफ था, जिसे अंडरवर्ल्ड में हाद बिन राफी आलम के राइट हैंड के नाम से जाना जाता था, और हाद उसे अपना शेर कहता था। उसके साथ सर झुकाए वो दोनों भी अंदर दाखिल हुए, जबकि बिन्यामीन का सर बुलंद था। बिन्यामीन का खौफ उनकी आंखों में देखते हाद बिन राफी आलम की शैतानी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। बिन्यामीन के अंदर आते ही वो दोनों बाहर चले गए और राहदारी से बाहर जाकर रुख अंदर की जानिब करते मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए। हाथ कुर्सी से उठा और अपने पीछे पैंट में लगी स्याह गन निकाल गया। बिन्यामीन ने एक नज़र उसके हाथ में पकड़ी स्याह गन को देखा और फिर हाथ को। इस गन को देखकर एक मासूम सा पाक शफाफ चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। हाथ कदम कदम चलता उसके पास आया। बिन्यामीन का सर तो बुलंद था, मगर उसकी आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि वो हाथ की इज्जत करता था और हाथ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। वो उसका मालिक था, उसकी इज्जत करना बिन्यामीन पर फर्ज था। हाथ का हर कदम बिन्यामीन के दिल पर पड़ रहा था और हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही थी।
اس کے قریب جاتے ہی ہاد نے اپنے ہاتھ کو مٹھی کی صورت بند کیا اور ایک زوردار گھوسا بنیامین کے چہرے پر دے مارا۔ بنیامین اس کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ جھٹکے سے منہ کے بل زمین بوس ہوا۔ ایک خون کی لکیر اس کے ناک سے نکلی اور ہونٹوں کو پار کرتی اس کی داڑھی میں جذب ہو گئی۔ بنیامین نے اپنی کلائی کی پشت سے ناک کو صاف کیا۔ ناک سے نکلتا خون اس کی سفید شرٹ کو رنگنے لگا تھا۔ باہر کھڑے اس کے آدمیوں کی یہ پہلا منظر دیکھ کر ہی جان نکلنے کے در پہ آ گئی۔ پھر ایک دم وہ تکلیف سے نظریں جھکا گئے۔ ہاتھ شعلہ بار سے آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے پہلے وار پر ہی واپس اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دوبارہ نظریں جھکا گیا تھا۔ اب ہاتھ نے ہاتھ میں پکڑی گن اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے دے ماری۔ بنیامین لڑکھڑایا اور اس بار وہ سیدھا کمر کے بل نیچے زمین پر گرا۔ اب ایک اور خون کی لکیر اس کی کن پٹی سے نکل کر اس کے رخسار پر بہی، مگر اس شخص کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بنا اپنا بچاؤ کیے خاموشی سے اسے مار کھا رہا تھا۔ کیوں بنیامین؟ کیوں کیوں کیوں؟ ہاتھ دھاڑتا اب اس کے سینے پر پے در پہ اپنے پیروں سے وار کرنے لگا۔ بھائی! کچن میں کھڑی کھانے کے لیے سلاد کاٹتی سحر کے ہاتھ میں اچانک چھری لگ گئی۔ خون کی لکیریں اس کی انگلیوں سے بہی اور سلیب پر ٹپ ٹپ گرنے لگی اور وہ اپنے بھائی کو پکارتی سسک اٹھی۔ اس کا دل تیز رفتار دھڑکنے لگا اور ایک ٹیس سی دل کے مقام سے اٹھی جیسے اس کا بھائی کسی مصیبت میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اب وہ دونوں ہاتھ کے ملازم تڑپ کر اپنا رخ موڑ گئے تھے، جیسے مزید اس منظر کو دیکھنے کی سکت وہ اپنے اندر نہیں رکھتے تھے۔ بنیامین درد سے کراہنے لگا تھا مگر زبان پر لگا قفل اس نے نہ توڑا تھا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کیا۔ وہ اپنا بچاؤ اچھے سے کر سکتا تھا مگر نہیں، وہ خاموش تھا نہ جانے کیوں۔ اب ہاتھ دو زانوں نیچے اس کے پاس بیٹھ گیا جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا کھانس رہا تھا۔ کیوں کی تم نے اتنی بڑی غلطی؟ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اس کی سزا صرف موت ہوگی، صرف موت؟ ہاتھ نے سرخ سی آنکھوں سے اس کے خون میں لت پت چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ بنیامین اب بھی خاموش رہا۔ اس کی بائیں کن پٹی کی طرف آنکھ کا پپوٹا سوکھ چکا تھا۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ہاتھ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی موت قبول کر چکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا تمہاری زبان میں؟ ہاں، کلمہ پڑھ لو۔ گن لوڈ کر کے اس پر تانتے ہاتھ نے دھاڑ کر کہا۔ اف سحر اف، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر پا رہی۔ آج وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ اب وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ دم لگی ہانڈی کو چولہے سے اتارنے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ اسے رومال سے پکڑنا ہے کیونکہ وہ گرم ہے۔ بنا رومال کو اس سے پکڑتی وہ بری طرح اپنی انگلیاں جلا چکی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب سا اس کی سراب آنکھوں میں امڑ آیا۔ بھائی، میرا ہاتھ جل گیا ہے، وہ بچوں کی طرح روتی بنیامین سے مخاطب تھی جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ گن کے لوڈ ہونے کی آواز پر ان دونوں ملازموں نے تڑپ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے بنیامین یوسف کی موت کا خسارہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اس درندہ صفت انسان سے بنیامین کی جان بچا لے، ورنہ آج ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ خود پر تانی ہاتھ کی گن دیکھ کر سحر کا ہنستا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ پھر دیکھا اس نے اپنی بہن کو ایک درندوں کی بھیڑ میں جو اسے نوچ لینے کے در پہ تھے، اور یہ درندے جانور نہیں انسان تھے۔ اس کی موت کے بعد یہی تو مقدر ہونا تھا اس کا۔ اس کے علاوہ تھا ہی کون سحر یوسف کا؟ نہیں۔ سحر کا چہرہ دیکھتے ہی بنیامین تڑپ کر بولا۔ ہاتھ اس کے الجھے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو سفید چہرہ لیے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ ویٹ 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 ویٹ، تمہیں اتنی آسانی سے موت کیسے دے سکتا ہوں میں؟ ہاتھ کے جملے پر بنیامین کا فضول ٹوٹا اور اس نے ہاتھ کو دیکھا جو شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ ہاتھ نے گن واپس کر لی اور آواز دی اپنے ملازموں کو، لے جاؤ اسے مارگلا کی پہاڑیوں پر۔ ہاتھ کی بلند دہشت سے بھری آواز پر وہ لرزتے ہوئے پلٹے۔ لے جاؤ اسے اور جا کر مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے گرا دو، اور دھیان رہے اسے تم لوگ ہیلی کاپٹر سے نیچے گراؤ گے۔ میں چاہتا ہوں یہ پہاڑیوں کی اونچائی سے بھی زیادہ بلند اونچائی کی موت حاصل کرے۔ شفقت سے سرد لہجے میں اس نے کہا، اور ہاں، ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا، اسے گولی مت مارنا، کیونکہ گولی لگنے سے تو یہ آدھا پہلے ہی مر جائے گا اور موت کا وہ درد محسوس نہیں کر پائے گا جو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ اسے پورے حواس میں نیچے پھینکنا تاکہ اس کے انگ انگ سے درد ابھرے اور موت اس کی روح میں رچ بس کر اس کی سانسیں کھینچ کے لے جائے،
اور اپنے آخری لمحات میں مشکل سے نکلتی سانسوں کو یہ کھلی آنکھوں سے محسوس کر سکے۔ ہر جملہ وہ صفاقیت اور درندگی کی انتہا پر پہنچ کر ادا کر رہا تھا، اور اس کے ہر جملے سے بنیامین کی آنکھوں میں بس ایک ہی چہرہ مسلسل رقص کر رہا تھا، اور وہ چہرہ اس کی کل جہان، اس کی بہن، اس کی بیٹی سحر یوسف کا تھا۔ جاری ہے۔